जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 67। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावनं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरय्यं सौवगयं पयर्यदं मुवयेशं वोच्चामि पदेश संकमं निसंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाउड़ तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 453 पर आगे 453 संक्रम स्थान को हम देख रहे हैं। उत्तर प्रकृतियों के प्रदेश संक्रम स्थान, अकेले संक्रम स्थान कहने से वो प्रकृति संक्रम स्थान की बात आती है। कितने प्रकृतियों का संक्रमण होता है या कितने प्रदेशों का संक्रमण होता है, उसकी बात चल रही है। हमने पहले जघन्य प्रदेश संक्रमण कहाँ होता है उसकी बात देखी थी। वो पूरा ही क्षपित कर्मवशी केकेंद्र से निकला, असंगी से देव में गया, सम्यक प्राप्त किया, 2 66 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, और जब वो दर्शन मुख की क्षपणा करने को शुरुआत की उसने, तो अधर प्रवृत्ति के अंतिम समय में उसका जघन्य संक्रमण यानी वहाँ पर जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है, और उसके कारण जघन्य परिणामवश उसका जघन्य संक्रमण होता है। उसी जघन्य सत्कर्म के साथ अलग अलग परिणामों को देखते हुए वहाँ अलग अलग संक्रमण स्थान भी उत्पन्न होते हैं उसी सत्कर्म के साथ, जिसको हमने सवन कहा था। तो सवन का जवन के कारण x1 होता है, j2 के कारण x2 होता है, j3 के कारण x3 होता है। जितने परिणाम स्थान अलग अलग हमने देखे थे, एक एक लॉट असंख्यात लोक का लिखा था, उसमें से हर एक का जगन्य सिलेक्ट किया था हमने, चुन कर अलग निकाला था, उसका नाम दिया था j1 j2 j3। उसके कारण ये जो पहली परिपाटी है उसमें इतने स्थान उत्पन्न होते हैं, जितने परिणाम है उतने ही संक्रमण स्थान, एक एक परिपाटी के स्थान इतने। इसको कहा था विष्कंभ। अब ये सत्कर्म स्थान कितने होते हैं, तो पहला जो S1 सवन था उसमें एक सत्कर्म प्रक्षेप डाला, 1 2 3 4 परमाणु बढ़ने से उसमें संक्रमण स्थान चेंज नहीं होता है, इसलिए इतने परमाणु बढ़ाओ कि संक्रमण स्थान चेंज हो जाए। यानी भी Y1 Y2 वाली सीरीज चालू हुई, परिपाटी ने वो सीरीज, उसके कारणभूत जो परिणाम है S2 परिणाम नहीं सत्कर्म, परिणाम तो जवन j2, तो उसके कारणभूत जो सत्कर्म है उसको हमने S2 S2 कहा था। तो सत्कर्म प्रक्षेप के कारण S1 में उसका सत्कर्म प्रक्षेप मिलाया तो हमें क्या मिल गया, सत्कर्म स्थान S2 मिला। उसके कारण जो सारे ही संक्रमण स्थान हो गए उसको हमने Y1 Y2 Y3 नाम दिया। ऐसे उसमें प्रक्षेप बढ़ाते चला जाओ। तो ये प्रक्षेप कैसा आया था, तो सवन यानी S1 को असंख्यात लोक का भाग दिया था यथा योग्य, तब हमें वो प्रक्षेप मिला था। तो सवन में ऐसे कितने प्रक्षेप मिलेंगे, सवन में ऐसे कितने प्रक्षेप होते, मान लेते हैं। देखो हमारे पास मूल संख्या 200 है,
ये 200 है और S1 की वैल्यू मान लेते हैं और S2 कितने, तो 5 के डिफरेंस से मान लें। इन्हें प्रक्षेप की वैल्यू कितनी है, 5। ये 5 प्रक्षेप कैसा आएगा, कौन सी संख्या से भाग देंगे तो 5 आएंगे, 40। 40 से भाग देंगे तो 5 आएंगे, यानी वो एक प्रक्षेप हुआ। ऐसे 200 में कितने प्रक्षेप हो सकते हैं, 40 हो गए। एक प्रक्षेप की वैल्यू निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दिया था उतने ही प्रक्षेप इसमें मिलेंगे हमको। अगर इसको अगर हम प्रक्षेपों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 7 को, तो उसमें कितने बार हम प्रक्षेप डाल सकते हैं उसमें, 40। अभी यहाँ की हमने वैल्यू ली वो 40। ये तो 200 में 200 प्रमाण प्रक्षेप डालने हैं तो ही 40 200 प्रमाण नहीं होगी, 5 का एक प्रक्षेप, ऐसे 40 प्रक्षेप डाल सकते। बराबर है। पर 200 जो हमारे पास जो मिनिमम जो द्रव्य है, उसमें उतना ही मिनिमम द्रव्य मिलाना है तो उतने प्रक्षेप मिलेंगे, और ज्यादा द्रव्य मिल सकता है तो उसकी बात अलग, ज्यादा मिल सकता है उसकी बात अलग। अभी उसमें एक प्रक्षेप की वैल्यू को हमें 7 के बराबर करना है, उसका कंपैरिजन करना है। कितने डालना है उसकी बात नहीं, हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन प्रक्षेप। एक प्रक्षेप की वैल्यू अगर हम लेते हैं और उसको 7 के प्रमाण में करना है तो 7 में ऐसे कितने प्रक्षेप मिलेंगे, तो जो भागाहार है असंख्यात लोग का उतने प्रक्षेप वहां मिलेंगे। हमें तो उसका प्रोपोर्शन क्या है इतना ही देखना है, उसमें कितने ऐड करने वो बात अलग है। अब यहाँ जो हम आए हैं ना, हमने तो पहले देखी थी X1 Y1 वगैरह जो परिपाटी होती है और वहाँ जितने संक्रमण स्थान होते हैं उसकी बात देखी, यानी वही कंडीशन कायम रखी है कि देव में सम्यक प्राप्त किया, 2 छाछठ सागर तक रहा, अंत में क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। ऐसे जीव के अब उसमें क्षपित कर्मवंशिक से लेकर गुणित कर्मवंशिक तक बढ़ाते गए, तो सत्कर्म भी बढ़ता गया और उसमें वो अलग अलग परिपाटियां तैयार हुई। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया, 2 छाछठ सागर के बदले एक समय कम कर दो, तो उसने उतना द्रव्य कम खिपाया, यानी उसका सत्कर्म उतना बढ़ गया, सत्ता में ही रहा, तो सत्कर्म बढ़ गया तो वहां पर उसका संक्रम भी बढ़ जाएगा। तो पहले जो हमने इतने सारे स्थान देखे थे, आयाम हमने देखा था, जिसको आयाम कहेंगे, 7 सटू हमने 25 माने थे, उसके आगे 26, 27, 28 और वहाँ पर स्थान निर्माण हो गए, प्राप्त हो। अभी एक समय कम करो, 2 समय कम करो, 3 समय कम करो, इस तरह से पीछे आ रहे हैं, तो उतने संक्रम स्थान भी हो गए और उतने संक्रम स्थान भी बढ़ते चले जाएंगे। इतनी बात हमने वहाँ देखी। अब यहाँ पर 453 पर जो नया पैराग्राफ है, वहाँ कहते हैं इस द्रव्य को, किस द्रव्य की बात चल रही है, संक्रमण, जिसमें से संक्रमण होता है। देखो अभी हम पीछे उल्टा पढ़ेंगे। हाँ, शुद्ध शेष द्रव्य, यानी अभी तक जो उत्कृष्ट द्रव्य था माइनस जघन्य द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य माइनस जघन्य द्रव्य, उसको शेष द्रव्य या शुद्ध शेष द्रव्य कहा था। तो ये शुद्ध शेष द्रव्य कैसे आया था, उसको 452 पृष्ठ पर जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ेंगे। देखो 744 नंबर के पॉइंट में लिखते हैं, इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रम स्थानों के, किस प्रकार उत्पन्न हुए, एक समय कम, 2 समय कम, इस तरह से उल्टे गए, और उस पद्धति से जो कोई संक्रम स्थान उत्पन्न हुए उनका आयाम और विष्कंभ का प्रमाण कितना है। हर जगह विष्कंभ तो परिणाम स्थानम जितना होगा, जवन जटु, और आयाम कितना है, जितने संक्रम स्थान है उतने आयाम हो गए। सॉरी, जिसने सत्कर्म स्थान है, सत्कर्म स्थान
जितने परिणाम है उतने संक्रम स्थान होंगे, परंतु हमें सत्कर्म स्थान देखने। आयाम हम किसको कहते हैं? सत्कर्म स्थान जिसमें से संख्या को, संक्रमण होता है। जिसको हमने X, Y, Z, M, N और LOP जो कुछ नाम दिए सब दिए थे। पहले हमने 25 मान लिए थे और हमने परिणामों के अलग अलग कितने हो सकते हैं तो 5 माने और सत्कर्म 25 माने। तो 25 हमारा आयाम हुआ था और 5 हमारा विष्कम्भ हुआ था। यानी परिपाटियां कितनी उत्पन्न होगी? 125 नहीं, परिपाटियां 25 होगी। हाँ, परिपाटियां 25। हर परिपाटी में 5 स्थान, तो 25 पे कितने? तो वो टोटल 125 आए। अब यहाँ कहते हैं ये नया भी सत्कर्म स्थान उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? हम एक एक समय घटा रहे हैं। 2 66 सागर काल में से एक एक समय पहले उसने क्षपणा चालू की है, तो उसकी सत्ता में परमाणु बचे हैं ज्यादा, उसने खिपाए नहीं है। तो किस तरह से यानी निकल जाते हैं? तो एक एक समय का निषेध गल कर भी जाता है और अपकर्षण के द्वारा नीचे द्रव्य भी आता है और विद्या संक्रमण भी चलता रहता है। इन सभी के कारण द्रव्य कम होता है। अब ये उतना द्रव्य कम नहीं हुआ है, बढ़ गया। इस तरह से यहाँ जितने सत्कर्म स्थान हुए हैं उसको हम कहेंगे आयाम। और विष्कम्भ जो है पहले से जो चला रहा है, जो परिणामों के जो अलग अलग हमने वेरिएशंस है, उसको विष्कम्भ कहा था। तो विष्कम्भ तो उतना ही रहेगा और आयाम कितना है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ फिर पढ़ेंगे कल वाला पैराग्राफ। शंका पूछी थी वह कैसे? पहले कहते थे कि समस्त संक्रम स्थानों के आयाम और विष्कम्भ का प्रमाण कितना है। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है? सामान्य से असंख्यात लो। फिर भी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो उसको पूछते कैसे? क्योंकि क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को, ये जघन्य द्रव्य हमने कैसा निकाला था? एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध, उसको 1.5 गुणा से गुणा किया तो 112 का होगा। उसको अंतर्मूल से भाजी तो उत्कर्षण भागा है, उससे भाग दिया और अन्योन्य अभ्यस्य राशि से भी भाग दिया। 2 66 सागर की जो अन्योन्य अभ्यस्य राशि है वो कैसे निकाली? जितनी नाना गुणानी शलाका है उतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा किया। हम डायरेक्ट अन्योन्य अभ्यस्य राशि कह रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? जघन्य द्रव्य मिलेगा वहां पर। और उत्कृष्ट द्रव्य कैसे मिलेगा? उत्कृष्ट द्रव्य हम पीछे गए हैं, वहां उसने कुछ छिपाया नहीं दिया है। तो 112 को एक योग गुणकार से गुणा किया, उतना तो उत्कृष्ट द्रव्य था। तो यहाँ फिर हम ये समाधान पढ़ते हैं। क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को, यानी जघन्य सत्कर्म को, गुणित कर्मांशिक जीव के उत्कृष्ट द्रव्यों में से घटाकर शेष बचे द्रव्य में जितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, शेष बचे द्रव्य में घटाकर जो बचा उसमें कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त हो गए वो पूछ रहे। उतना यहाँ पर आयाम का प्रमाण है। यानी वहां उतने सत्कर्म स्थान उत्पन्न होंगे। उत्कृष्ट माइनस जघन्य। अभी देखो यहाँ हम मान लेते हैं हमारा जघन्य 200 और उत्कृष्ट हम 1000 मान लेते हैं। 800 में कितने? तो उत्कृष्ट माइनस जघन्य कितना हुआ? 800। 800। अब 800 में जितने प्रक्षेप प्राप्त हो गए, मान लेते हमने 5-5 का एक प्रक्षेप माना, तो 800 में कितने हो जाएंगे? 160 हो गए ना। 160 इतने प्रक्षेप हो, तो वो क्या होगा? आयाम होगा, क्योंकि जितने सत्कर्म स्थान है उतना आयाम। सत्कर्म स्थान कैसे? उत्कृष्ट माइनस जघन्य, और उसमें जितने प्रक्षेप है उतना ले लेना वहां पर आयाम। आपने यहाँ आयाम को सत्कर्म स्थान कहा। हाँ, नंबर ऑफ सत्कर्म स्थान। विष्कम्भ ने परिणाम J1, J2, J3 और परिणाम हमने सिलेक्टेड लिए थे।
हर एक लॉट में से एक एक जघन्य लिया था, जिसको हमने जवन जटू जति नाम दिया था, और उतने ही x1 x2 x3 यानी संक्रम स्थान होते हैं, उसी को विष्कंभ कहा। ये लंबाई ज्यादा है सत्कर्म स्थानों की संख्या, और चौड़ाई यानी परिणाम स्थानों की संख्या। वो परिणाम भी कौन से सिलेक्टेड वाले, जहाँ पे से हर एक लॉट का जघन्य 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 लिया। तो इसको आयाम और विष्कंभ कहा। परिणामों के जो हम सिलेक्टेड परिणाम लिए थे ना, जवन जटू जिसको हम नाम, उनकी संख्या टोटल तो ज्यादा हो गया, संख्या लोग 12 हो जाएगी। संक्रम स्थान जब पलट जाता है, विसदृश होता है, उसके निमित्त भूत ऐसा जो नया लॉट है उसमें से जघन्य, तो जवन लिया, फिर जटू लिया, फिर जथु लिया, उसकी जो टोटल प्रक्षेप हमने 5 माना था। जघन्य द्रव्य हमने 200 माना, उत्कृष्ट द्रव्य 1000 माना, तो शुद्ध शेष द्रव्य 800 होगा। 800 में 160 प्रक्षेप होगा। और अभी हम एक एक प्रक्षेप जो है सत्कर्म प्रक्षेप, हमने अगर 5 माना है 800 में तो टोटल कितनी हो गई, 160, यानी 1000 माइनस 200 तो 800 हो गई। 800 डिवाइडेड बाय 5, आयाम जो कहते हैं 800 5 सत्कर्म प्रक्षेप। जघन्य द्रव्य को हमने सवन कहा था, S1। गुणित कर्मौशिक जीव के उत्कृष्ट द्रव्य में से घटाकर शेष बचे द्रव्य में जितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं उतना यहाँ पर आयाम का प्रमाण है। हमने मान लिया ना अभी 160 मान लिया अभी, हाँ आयाम का प्रमाण 160 हुआ। उसके लाने पर अभी हमको आयाम मालूम है कितना है, 160। जघन्य द्रव्य के लाने की इच्छा से 1.5 गुणाहानि से गुणित एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर, ये कैसे हमने देखा था, स12 अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार से, यानी स12 को किससे भाग देना, अंतर्मूल से भाजित उत्कर्षण भागार, तथा 2 छासर सागर काल के भीतर नाना गुणाहानि शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि से भाजित करेंगे। स12 को स12 डिवाइडेड बाय अंतर्मूल से भाजित उत्कर्षण भागार और दूसरा भागार है अन्योन्य व्यस्त राशि। तो क्या होगा उसके कारण, अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य आता है, क्योंकि उतना उसने क्यों पाया है, ख्याल में आई ना बात। पहले में पहले उत्कर्षण भागार क्यों, क्योंकि जितना द्रव्य था उसमें से इतना उत्कर्षित हो गया। अब जितना उत्कर्षित होकर वहां बचा है वो 2 छासर सागर तक रहा, अब उसमें से कितना घट गया, तो अन्योन्य व्यस्त राशि से भाग देंगे, उतना शेष रह गया, बाकी निकल गया। यहाँ पे अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार लेना है ना, तो उत्कर्षण उत्कर्षण भागार गुणाकार में जाएगा, अंतर्मूर्त गुणकार में जाएगा। अच्छा, अंतर्मूर्त गुणाकार, अंतर्मूर्त गुण, क्योंकि एक समय में इतना तो अंतर्मूर्त में कितना, तो अंतर्मूर्त गुणकार में चला जाएगा। वो भागार का भागार है, स12 डिवाइडेड बाय ओ इंटू अन्योन्य व्यस्त राशि और डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त, वो ओ का भागार है, वो तो स12 का गुणकार हो जाएगा। तो जघन्य द्रव्य में 112 इंटू अंतर्मूल डिवाइडेड बाय
उत्कर्षण अपकर्षण भागार और अन्य अभ्यस्त राशि। हाँ, परंतु उसको हमने उसी में लिख दिया, उसको उत्कर्षण भागार में उसको डाल दिया अंतर्मूल। तो यहाँ अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य आया। कौन से पोजीशन पे जघन्य द्रव्य की बात करें वो भी ख्याल में लेना। पुनः इसे इसी प्रकार स्थापित कर हमें उत्कृष्ट द्रव्य लाना है। अभी उत्कृष्ट द्रव्य के लिए क्या करेंगे, वो गुणित कर्मांशी। उसमें क्या विशेषता है, तो योग ज्यादा है, वो कहाँ कितना होता है वो डिटेल में अभी हमें जाने की आवश्यकता नहीं, हमने पहले बहुत बार देखा है। तो उत्कृष्ट द्रव्य लाने की इच्छा से 1.5 गुना हानि से गुणित एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर, यानी 12 गुना योग गुणकार, योग गुणकार के द्वारा गुणित करने पर प्रकृत विषय संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य होता है, यानी उसी पोजीशन पर उत्कृष्ट द्रव्य होगा। यहाँ पर वो अन्योन्य व्यस्त वाष्य रेशो वगैरह नहीं लिया क्योंकि हम उल्टे गए हैं, 2-4 सागर तक नहीं घुमाया है, इसलिए यहाँ अन्योन्य व्यस्त राशि से भाग नहीं दिया। यहाँ पर जघन्य द्रव्य का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर जो लब्ध आवे वह अपकर्षण उत्कर्षण भागार, 2-66 सागर के अन्योन्य व्यस्त राशि और योग गुणकार के परस्पर संवर्गित प्रमाण होता है। भाग देंगे तो हम देखेंगे कैसा करना है। और एक कम इस भाग लब्ध से जघन्य द्रव्य को गुणित करने पर जघन्य द्रव्य को उत्कृष्ट द्रव्य में से घटाकर शुद्ध शेष द्रव्य आता है। हमारे पास उत्कृष्ट है और जघन्य है, उन्होंने 2 इक्वेशंस बताए। उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय जघन्य द्रव्य इज इक्वल टू क्या क्या आया, योग गुणकार, ये उत्कर्षण भागार, उसके वो भाजित है वो रख देना उसमें, उसी में इंक्लूड कर देंगे हम। और तीसरा क्या है, अन्योन्य व्यस्त राशि। उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय जघन्य द्रव्य इज इक्वल टू दिस, और उत्कृष्ट द्रव्य माइनस जघन्य द्रव्य इज इक्वल टू 1.5 गुना। हाँ, तो क्या आता है यहाँ पर, 1.5 गुना। अभी जो हमने यहाँ 3 जो भाग है देखे थे, तो एक कम इस भाग से अभी जो हमने देखा था उसमें से एक कम करो और उससे जघन्य द्रव्य को गुणा करो, इतना वो आएगा। उत्कृष्ट माइनस जघन्य द्रव्य इज इक्वल टू जघन्य द्रव्य मल्टीप्लाइड बाय यो है ना, यहाँ पर ये सब मिलकर हम इसको कुछ नाम देंगे टी, तो ये 1 घाटी टी होगा पूरे का। हाँ, जिसको हमने टी नाम दिया, ये गुणकार। यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं इसलिए मैंने टी लिख दिया। अब ये क्यों ऐसा कहते हैं हम सॉल्व करके देखेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय जघन्य द्रव्य। उत्कृष्ट द्रव्य हमने कैसे निकाला था, 12 डिवाइडेड बाय गुना योग गुणकार डिवाइडेड बाय जघन्य द्रव्य डिवाइडेड बाय। अब जघन्य द्रव्य की वैल्यू इसमें रखना, 12 डिवाइडेड बाय उत्कर्षण अपकर्षण भागार और इंटू अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अब वो अंतर्मूल से भाजित उसी में समझ लेना, हम उसको बढ़ाएंगे। अब जो इक्वल है उसको हम कैंसिल करेंगे, 12 गया 12 गया, भागाकार का भागाकार, और ये जो नीचे वो भागार का भागार है वो यहाँ चले जाएगा। तो क्या आएगी, उत्तर क्या आएगा, योग गुणकार गुना उत्कर्षण भागार गुना अन्योन्य अभ्यस्त राशि।
भाग देंगे तो ये आएगा। अब हमें भाग देने के बदले हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करना है। तो सामने सामने लिखेंगे तो हमें आसान होगा। तो माइनस करते समय हम कैसे लिखेंगे? 12 योग मल्टीप्लाइड बाय माइनस अभी थोड़ा 12 आगे लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाय ऊ और अन्य समच्छेद करते। अभी यहाँ ऊ अन्य नहीं है छेद में, उसके बिना हम इसकी माइनस नहीं कर सकते। तो ये यही भागाकार ऊपर नीचे लिखेंगे, गुणा भी करेंगे और घटाएंगे भी। तो ये हम ऊपर लिखेंगे यो ऊ अ और नीचे ऊ अ, तो दोनों हो गए ना समान। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। 12 कॉमन निकाला। 12 कॉमन है, जो कॉमन है उसको वैसा ही रखना और एक घटाना है तो इसके ऊपर एक माइनस की साइन कर देना। ये नीचे का सब कॉमन है ना, इतना कॉमन है, ये यहाँ भी है। जैसे हमने कल देखा था 20 ल में से 1 ल माइनस करना है, तो ल कॉमन है तो ल को कायम रखो और 20 में से 1 घटा दो। अभी ये 12 ऊ डिवाइडेड बाय ऊ दोनों जगह कॉमन है, उसको वैसा ही रखो और जो दूसरी फिगर है उसमें से 1 घटा दो। तो इसमें से 1 घटाया हमने, यानी आगे माइनस से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमने 1 माइनस की साइन कर दी। इतना द्रव्य होगा, इतना होगा। इसी का अर्थ क्या है? अब ये जो हमने यहाँ लिखा है सब, ये क्या है? जघन्य द्रव्य है ना। 12 डिवाइडेड बाय वो है तो जघन्य द्रव्य है। इनटू यानी इसका अर्थ क्या है? जघन्य जब द्रव्य, हमने उत्कृष्ट में से जघन्य द्रव्य माइनस किया तो वो कितना आया? जघन्य द्रव्य इनटू, ये जघन्य द्रव्य, ये पूरा है वो जघन्य द्रव्य की वैल्यू। जघन्य द्रव्य इनटू योग एक घाटी यो ऊ अ। कल ये लास्ट में इसी को लिया था। जैसे 20 ल में से हम 1 ल माइनस करना है तो क्या करना है हमने? ल का रखो और जो दूसरी संख्या 20 उसमें से 1 घाटी कर दो। यानी ये जघन्य द्रव्य मल्टीप्लाइड बाय यो ऊ अ च 1 घाटी। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा। ये शुद्ध शेष, हाँ आप पूछ रहे हैं, पहले हमने जो उदाहरण देखा था 800 तो 1000 तो हमने उत्कृष्ट देखा था और फिर जघन्य कितना दिया देखा? 200। तो वहाँ आयाम कितना आया? नहीं, उत्कृष्ट हमने 1000 देखा था ना। हाँ, तो हमने देख 1000 में से कितना माइनस करो? 200। 800 आ गया। फिर 200 भी रखना है उसमें। 200, 201, 202, 203 ऐसे हम काउंट करेंगे ना, तो उसको हम आयाम कहेंगे। तो वहाँ तो एक ऐड करना पड़ेगा। हाँ? आयाम 160, हाँ, क्योंकि उसमें से सिलेक्टेड लिए ना हमने। प्रक्षेप वाली बात 160 हमारा आयाम था, बराबर। विष्कम्भ हमने उसमें माना ही नहीं था ना। इस गणित में हमने केवल वो उत्कृष्ट माइनस जघन्य क्या है उसको बताने के लिए वो लिया था। पूरे तो संतुष्टि बनाई नहीं ना यहाँ पर। कल हमने जो बनाई थी, यहाँ का प्रक्षेप 5 माना था और विष्कम्भ हमने 25 मान लिया था ऑलरेडी। नहीं, उल्टा हुआ। हमने आयाम 25 माना था और विष्कम्भ 5 माना था। 5 संक्रम स्थान थे। हाँ, और फिर इसका डिफरेंस भी 5 ही माना था, ऐसा कुछ घोटाला हुआ। हाँ, जब 5-5 समान है, परिणाम स्थानों को विष्कम्भ कहें और जितने सत्कर्म स्थान है उसको आयाम कहें।
एक एक सत्कर्म स्थान के साथ परिणाम जितने संक्रम स्थान होंगे, जितने परिणाम होंगे उतने। हाँ अब यहाँ क्या हम किस पोजीशन पर आ गए? उत्कृष्ट माइनस जघन्य द्रव्य, ये शुद्ध शेष द्रव्य। अभी इसके आगे पढ़ेंगे। अब इस द्रव्य को सत्कर्म प्रक्षेप प्रमाण करते हैं। ये द्रव्य कितना आया हमारा? शुद्ध जघन्य शेष, द्रव्य इंटू जघन्य द्रव्य इंटू एक घाटी योग हुआ। अब किसके प्रमाण में करना है? सत्कर्म प्रक्षेप प्रक्षेप के के प्रमाण से करना है। क्योंकि सत्कर्म प्रक्षेप तो जघन्य द्रव्य को भाग देने पर आया था, उसकी अपेक्षा ये कितने गुना है ऐसा पूछ रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आई बात। एक जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से यदि विद्यात भागार और दो असंख्यात लोकों के परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक जघन्य द्रव्य में कितने सत्कर्म प्रक्षेप मिले? जैसे हमने देखा था एक एक सत्कर्म प्रक्षेप 5 का था, तो 200 में हमने कितने 40 मिले थे सत्कर्म प्रक्षेप। अब यहाँ कुछ अलग, क्योंकि हमने सभी की संदृष्टि नहीं ली है, हम इसी भाषा में समझेंगे। एक जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से, जघन्य सत्कर्म द्रव्य हमारा कितना है जिसको हमने सवन लिखा था, S1 जिसको है सवन कहा था। ये सवन वाला समय प्रबंध नहीं है। हाँ ये टोटल द्रव्य है जो जिसका संक्रमण हो रहा है, टोटल S1 जिसको हमने सत्कर्म स्थान कहा था, ये जघन्य द्रव्य हमारा है। अब इस जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से कितने प्रक्षेप मिलते हैं वो बताएं। विद्यात भागार और दो असंख्यात लोगों के परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। इसका एक सत्कर्म प्रक्षेप कैसा प्राप्त होगा? तो हमने देखा था असंख्यात लोग से भाग देंगे तो इसका एक सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होता है। ऐसे इसमें कितने प्रक्षेप है ये पूछ रहे हैं। तो कहते हैं विद्यात भागार, तो विद्यात भागार और दो बार असंख्यात लोग, उससे भाग देने का। देखो फिर पढ़ती हूँ। एक जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से इतने प्रक्षेप मिलेंगे, इतने प्रक्षेप, जैसे हम कहें ना 40 प्रक्षेप मिले, तो कितने प्रक्षेप मिले? इतने प्रक्षेप मिले। दूसरी भाषा में इसको भाग देंगे तो एक प्रक्षेप की वैल्यू आएगी। जैसे 200 में 40 प्रक्षेप है तो एक प्रक्षेप की वैल्यू कितनी है? 5। कैसे किया हमने? 40 गुना 5, एक प्रक्षेप की वैल्यू 5 आई। अभी जो जितने प्रक्षेप है, जैसे अपनी भाषा में 200 में प्रक्षेप 40 है, 40 प्रक्षेप इज इक्वल टू 200। हाँ। तो एक प्रक्षेप इज इक्वल टू क्या है? तो 200 को उसका भाग देंगे। हाँ। जैसे हमने ये प्रक्षेप इतने होते हैं S1 में, तो एक प्रक्षेप कितने का है? तो इसको विद्यात संक्रमण और 2 बार असंख्यात लोग से भाग देंगे तो हमें प्रक्षेप की वैल्यू आ जाएगी। ये बता ही दिया उन्होंने। हाँ विद्यात भागार और 2 बार असंख्यात हाँ। लोग से। देखो फिर पढ़ रहे। एक जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से यदि विद्यात भागार और 2 असंख्यात लोगों के परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, तो अभी ये त्रैराशि कैसा? एक S1 में इतने प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। ये हमारा एक S1 में इतने होते प्रक्षेप। तो अभी क्या पूछ रहे हैं? तो अपकर्षण उत्कर्षण भागार, यानी वो हमने कहा था 2 छासर सागर की अन्योन्य व्यस्य राशि यानी अन्योन्य कहा था, और योग गुणकार के और यो कहा था ना हमने, परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई
एक कम राशि प्रमाण, ये एक कम इतनी राशि और इतने S1, इसमें कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होंगे? देखो क्या कहा, एडिशनल द्रव्य में कितने एक S1 में कितने प्रक्षेप, इतने प्रक्षेप, कितने V इंटू विद्यात असंख्यात भागाहार लोग इंटू असंख्यात दशम। लोग, इतने प्रक्षेप, एक S1 में इतने प्रक्षेप, तो difference हमारे है। पास कितने S1 है? एक घाटी OUO, एक घाटी OUO प्रमाण S1 है हमारे पास, तो उसमें कितने प्रक्षेप मिलेंगे? जैसे एक में मान लेते हैं इतने हैं, 40 है, एक में 40 है, तो हम कहेंगे 10 में कितने हो गए? 400 हो जाएंगे ना। तो क्या किया हमने, एक S1 है और यहाँ इतने S1 बढ़ गए, तो यहाँ जो संख्या है उसको उससे गुणा करेंगे। सिंपल त्रैराशिक है ना ये, तो इसमें ये गुणकार रूप से चला जाएगा, एक घाटी योग इसमें गुणकार रूप से चला जाएगा। इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण का भाग देने पर, प्रमाण तो S1 है खाली, और फलगुणित ये सारी यहाँ बात चली जाएगी, S1 जाएगा नहीं, केवल इतना रहेगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना। यहाँ पर गुणाकार कौन सा होगा? जो डिफरेंस इन द्रव्य इनटू, नहीं, देखो अभी इसको समझो, ये पूरा ही पहले पढ़ लेते हैं। इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण का भाग देने पर, यहाँ क्या करेंगे, ये राशि और ये राशि से गुणा करते हैं और इससे भाग देंगे। हाँ, एक घाटी यो उ है, S1 के ऊपर नहीं, तो कितना होगा? अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार यानी उ, दो छाछर सागर के अन्योन्यवैसी योग गुणकार, विद्यात भागाहार और दो असंख्यात लोकों के परस्पर संवर्ग मात्र सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक कम नहीं किया है, एक कम नहीं किया, गौण कर दिया, क्योंकि S1 तो नलीफाई हो जाएंगे, तो ये दोनों का गुणाकार ले गए। एक घाटी को क्यों कम किया? वो कुछ नहीं है इसलिए, हाँ, निग्लिजिबल है ना, निग्लिजिबल है। दो असंख्यात लोग उनटू प्रक्षेप, इतने प्रक्षेप, जैसे हम कहते ना 100 रुपये इतने डजन, वो डजन उसका यूनिट होगा, जैसे ये प्रक्षेप, इतने प्रक्षेप है, तो इसमें कितने प्रक्षेप हो गए? यानी एक जघन्य सत्कर्म में इतने प्रक्षेप, तो ये जो शुद्ध शेष द्रव्य है उत्कृष्ट माइनस जघन्य वाला, उसमें कितने प्रक्षेप हो गए? इसलिए परस्पर गुणित रूप इन 6 भागाहारों का, 6 भागाहार समझ में आए? विद्या संक्रमण, 2 बार असंख्यात लोग, यो उ अ, 3 यो वी और 2 बार असंख्यात। हाँ, इसलिए परस्पर गुणित रूप इन 6 भागाहारों का विरलन कर, अभी विरलन करना है, ये भागाहार वाली संख्या है, ये भाजक का बनाना उसको। पहले हम ये लिख के रखते हैं, इतने प्रक्षेप होते हैं। यो उ इंटू वी इंटू असंख्यात लोग, इतने प्रक्षेप होते हैं।
अभी हम नीचे से तीसरी लाइन या चौथी लाइन, इसलिए परस्पर गुणित रूप इन 6 भागारों का विरलन कर। अभी ये जो 6 भाग प्रमाण क्या आया, तो टोटल प्रक्षेपों की संख्या है, इतने प्रक्षेप है वहां, इसका विरलन करना और पूर्व के शुद्ध शेष द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। यही बात है ना? नहीं समझे? ये शुद्ध शेष द्रव्य है और उसमें यहाँ प्रक्षेपों की वैल्यू नहीं दी, कितनी वो 6 भागार का गुणकार किया उतने प्रमाण। अभी उससे फिर इसको भाग देना है, इससे फिर इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा? एक एक प्रक्षेप का प्रमाण, वही उसी को उल्टा करें। इसको हमने विरलन किया, उसमें ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक एक प्रक्षेप की वैल्यू कितनी मिलेगी? इतनी। प्रक्षेप के आगे जो लिखी हुई है इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुई समस्त सत्कर्म परिपाटियों का आधार विरलन राशि प्रमाण ही होता है। ये शुद्ध शेष द्रव्य की बात है। कितनी परिपाटियां होती है उसकी बात है, जो डिफरेंस जितने प्रक्षेप होंगे उतनी होगी। हाँ, इन 6 का गुणकार किया और उसमें ये पूरा डिफरेंस जो है उत्कृष्ट माइनस जघन्य, उसका विरलन किया और उसमें वो डिवाइड कर दिया और उसमें वो कितने प्रक्षेप हो गए, तो जितने उसमें ऐड किए हैं एक एक की एक एक परिपाटी, तो इतनी परिपाटियां होगी। हमने जो देखा था उत्कृष्ट 1000, जघन्य 200 और एक एक प्रक्षेप 5 का देखा था, तो डिफरेंस 800 का था और उसको हमने 5 से भाग दिया 160, तो 160 परिपाटियां आएगी। यही बात यहाँ कहना है। ये 2 बार 3 बार वही उल्टा सुल्टा त्रैराशिक किया है तो बहुत घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि जघन्य हमें मालूम है, उत्कृष्ट मालूम है, दोनों का डिफरेंस क्या है और एक एक प्रक्षेप जाने पर एक एक संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। तो जितने सत्कर्म स्थान होता है, संक्रम स्थान सत्कर्म स्थान होता है, स1 स2 स3 हमने पहले तो निकाले ही थे। अब 2 66 सागर को घटाते घटाते और को कुछ सत्कर्म स्थान मिले थे, तो जितने हैं एक एक प्रक्षेप से बढ़ते हुए उतनी परिपाटियां मिलेगी। तो उत्पन्न हुई समस्त सत्कर्म स्थान परिपाटियों का आयाम विरलन राशि प्रमाण ही होता है। ये विरलन राशि यानी यहाँ पर उत्पन्न हुई जो 6 भागार का गुणकार है वो। किंतु इतनी विशेषता है कि जघन्य सत्कर्म विषयक जघन्य परिपाटी का संग्रह करने के लिए यह विरलन एक अधिक करना चाहिए। ये जो हमें विरलन प्राप्त हुआ है वो डिफरेंस में आगे चलकर हुआ है। शुद्ध हमने शेष 1000 में से 200 माइनस किया था। हाँ। और वहाँ कितने आए? 800 आए, डिफरेंस 800 आया और उसमें हमने प्रक्षेप से भाग दिया तो हमारे पास 160 मिले। तो 160 तो जघन्य में ऐड किए, जघन्य की अपनी परिपाटी एक मिलाना चाहिए, यानी 161 मिलेगी आगे चल। ये बताना है। जघन्य की परिपाटी एक ही थी तो अच्छा, जघन्य की परिपाटी हर एक की एक एक की एक एक है, हर एक सत्कर्म स्थान की अपनी अपनी एक एक परिपाटी है। जघन्य की जो हमने x1 x2 देखी थी वो उसके आगे 5-5 ऐड किए तो और एक एक नई परिपाटी हुई है। हाँ। वहाँ जितनी परिपाटियां हुई है उसमें जघन्य की ऐड करेंगे ना। हाँ, एक परिपाटी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 800 में से 200 100 में 1000 में से 200 माइनस किए तो 800 रह गए और 800 में 5-5 की एक एक ऐसे 160 परिपाटियां मिली, परंतु जघन्य की परिपाटी भी उसमें मिलानी चाहिए तो 161 हो जाएगी। ये बातें हम बताना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जघन्य परिपाटी का संग्रह करने के लिए यह विरलन एक अधिक करना चाहिए। यहाँ पे हमने जो जघन्य परिपाटी में हमने जो 5 प्रमाण जो हमने वो देखा था, तो यहाँ पे एक क्यों ऐड कर रहे हैं?
जगन्य परिपाटी में कितने स्थान मिले थे हम लोग को? 5। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जगन्य सत्कर्म स्थान को ऐड कर रहे हैं और उसकी परिपाटी एक्स अच्छा, वाली। सत्कर्म स्थान कितने? X1 X2 हमने 5 मिलाए, हमें हाँ। 5 मिले, तो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे S1 की बात हो रही है। हमें S1 में यानी S1 में एक सीरीज मिली, X नाम की सीरीज मिली, S2 में Y नाम की सीरीज मिली, S3 में Z नाम की सीरीज मिली। ऐसे अभी इसको भूल जाओ, ऐसे हमने वो 200 संख्या से 1000 तक एक एक सत्कर्म प्रक्षेप 5-5 का हमें मान लिया, तो 160 होते हैं उसके डिफरेंस में। तो 160 परिपाटियां होगी, उतने सत्कर्म स्थान होंगे और एक एक परिपाटी होगी और हर एक में परिणाम विशेष कितने, या परिणाम के जो जिसको हमने विष्कम्भ कहा वो भी हमने 5-5 का लिया है। नहीं, पर यहाँ पे हमने 800 में 160 लिए स्थान। हाँ। जगन्य सत्कर्म स्थान, तो 200 में हमने 40 लिए, तो नहीं, 40 उसकी बात नहीं चले। वो 200 में 40 लिए, वो तो समाप्त है, उसके ऊपर हम बढ़ाए। 200 में जो 40 किए थे, हाँ। वो कब तक किए थे? वही 2 छाछर सागर बिताने वालों में देखे थे। हाँ। अब ये हम और आगे बढ़े, हम उल्टा क्रम से आए ना। हाँ। 2 छाछर सागर उसको दिया ही नहीं है, पहले उसने एक क्षपणा की है, क्योंकि वहां हमने कुछ उत्कर्षण भागार से भी भाग नहीं दिया था और ना ही हमने अन्योन्य राशि से भाग दिया था। उसके आगे जो बढ़े उसकी बात चल रही है, अभी हम बहुत आगे चल रहे हैं, पहले वाली की बात नहीं चल रही है। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो उत्कृष्ट मिला है हमको, उसकी बात है। तो डिफरेंस में हमें 160 मिले, परिपाटियां नहीं, टोटल अभी शुरुआत से लेकर। तो जगन्य वाली परिपाटी उसमें काउंट करने की नहीं करनी है, एक ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना। नहीं, उसको -1 को निगलेक्ट नहीं करे तो भी, या उसको -1 रख के ही करेंगे, क्योंकि वो तो फिर भी एक ऐड तो करनी ही है यहाँ पर। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, जगन्य परिपाटी जो हम लोग ने S1 to S25 देखी थी, वो जगन्य सत्कर्म में इतनी परिपाटी मिली थी? नहीं, जगन्य की परिपाटी X1 X2 X3 है। नहीं, पर जगन्य सत्कर्म में हमने S1 से S25 लिए थे ना। S1 ही खाली जगन्य है, जब S25 लिया था। अच्छा, वहाँ पे वो वेरिएशन हो 2 गए। छाछर सागर के बाद वाला उत्कृष्ट था। हाँ। हम अभी 2 छाछर सागर को बाद करके निकाल के उत्कृष्ट देखे। डिफरेंस का एक परिपाटी, हमारा उत्कृष्ट और बढ़ गया है। जगन्य तो हमने वही को वही रखा है और उत्कृष्ट को हमने बहुत बढ़ाया है। हाँ, बराबर। उसमें 160 आती है, तो ये X1 वाली सीरीज उसमें मिलाना कि नहीं मिलाना? हाँ, एक मिलाना पड़ेगा, 161 हो जाएगी। तो इसको 161 करते हैं। तो यहाँ तो सत्कर्म स्थान बढ़ रहे हैं। पहले हमने 25 माने, फिर और बढ़े, जो कुछ माने हमने उसका कैलकुलेशन नहीं किया, पर हम अभी कितने किए हमने? 160 किए, 161 किए। तो परिणाम में बदला होगा कि नहीं होगा? जवन जटू में कि उनकी संख्या उतनी ही रहेगी कि बढ़ेगी कि कम होगी? उतनी रहेगी। लक्ष्मी, अधा प्रवृत्तिगण का अंतिम समय चल रहा है और असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी क्या? क्योंकि हम उस स्थान से हम चल नहीं रहे, तो उतने होंगे, यानी जवन जटू जत्री उतने ही होंगे। तो हर एक परिपाटी में देखो, जितने सत्कर्म स्थान है, S1 S2 S3, अभी हमने 121 बनाए, उतनी परिपाटियां हैं, उसको हमने कहा आयाम। और विष्कम्भ किसको कहना? परिणाम। जवन जटू, यानी X1 X2 X3 जितने हो जाएंगे, 5 हो गए, हर एक के 5-5 हो गए ना, Y1 Y2 Y3 Z1 Z1 इस तरह से। तो वो विष्कम्भ तो उतना का उतना रहेगा। बढ़ क्या रहा है? संक्रम स्थान कहो या सत्कर्म स्थान को, दोनों की संख्या। सत्कर्म स्थान तो परिणाम स्थान इतने हो गए, वो तो विष्कम्भ हुआ। सत्कर्म स्थानों की संख्या, 3 बातें ना। सत्कर्म स्थान, सत्कर्म स्थान, परिणाम स्थान और संक्रमण स्थान। परिणाम और संक्रम स्थान सेम है, जितने परिणाम स्थान है उतने संक्रम स्थान। उसको विष्कम्भ कहा हमने। उसको विष्कम्भ कहा। तो विष्कम्भ सर्वत्र समान है।
यानी एक एक परिपाटी में विष्कंभ प्रमाण स्थान है, एक एक परिपाटी में। ऐसी परिपाटियां कितनी है? तो जितने S1 S2 S3 है, S1 S2 S3, उतनी परिपाटियां, X वाली परिपाटी, Y वाली, Z वाली, M वाली, N वाली, O वाली, P वाली, Q वाली, सब उतनी हो जाएगी, जिसको हमने 160 बनाई है। यानी सत्कर्म स्थान बढ़ते चले जाएंगे, परंतु एक एक सत्कर्म स्थान में परिणाम स्थान एक एक परिपाटी में संक्रम स्थान उतने रहेंगे। यानी विष्कंभ सेम और आयाम बढ़ रहा है, टोटल तो बढ़ेगी। सो टोटल सत्कर्म स्थान हम लोग का यो उ अ वी 2 बार असंख्यात लोग +1 कितने हो जाएंगे? बराबर है ना? सत्कर्म स्थान, हाँ, सत्कर्म स्थान। हाँ। देखो यहाँ हम 454 पर आ गए, परंतु विष्कंभ परिणाम स्थान प्रमाण है। विष्कंभ कितना है? परिणाम स्थान जितना है, क्योंकि सब परिपाटियों में परिपाट की करना पाटी एक वेलांटी देना, सर्व परिपाटियों में वह अवस्थित रूप से उपलब्ध होता है। क्योंकि परिणाम अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में हमने सभी जीवों के इंक्लूड किए हैं और उसमें हमने जवन जटु जथु नाम दिए हैं। तो जितने परिणाम के हमने स्थान सिलेक्टेड लिए हैं, उतने ही संक्रम स्थान हो गए। यानी एक एक परिपाटी में अवस्थित है, यानी उसका प्रमाण कायम है, फिक्स है। पुनः इन विष्कंभ और आयामों का परस्पर संवर्ग करने पर, पहले तो हमने क्या देखा था, जब हमने 2 छाछर सागर को फिक्स रखा था, मान लेते हमने कुछ वहाँ 25 स्थान मान लिए थे और आयाम हमारा वहाँ 25 था और विष्कंभ हमने 5 माना था, 125। अभी हमारे कितने हुए? 161 हो गए टोटल। आयाम बढ़ गया, विष्कंभ उतना ही रहा, 5 ही रहा। तो 61 × 5, 161 × 5, इतने टोटल हो गए। तो आयाम गुना विष्कंभ, तो हमें क्या मिलेंगे? टोटल सभी संक्रम स्थान, सभी परिपाटियों के सभी संक्रम स्थान। एक परिपाटी में 5 होते हैं तो 161 में कितने हो गए? एक परिपाटी में इतने स्थान, तो सभी परिपाटियों में कितने स्थान? तो हमने आयाम और विष्कंभ को गुणा किया, उसी को यहाँ संवर्ग कहते हैं। आपस में गुणा करने को संवर्ग कहा। देखो, विष्कंभ और आयामों का परस्पर संवर्ग करने पर यहाँ पर उत्पन्न हुई सब परिपाटियों के सब संक्रम स्थान होते। यहाँ पर की बात है, अभी टोटल संक्रम स्थानों को नहीं दिया, ये तो अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय की बात हो रही मात्र। तो यहाँ पे 6 गुणाकार +1 इंटू असंख्यात लोग, इतने सबका परिणाम स्थान है, इतने हमारे टोटल संक्रमण स्थान प्राप्त हो जाए। टोटल नहीं, हमारे नहीं, इस पोजीशन पर अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। ये अच्छा, ये समय की बात। अभी उसको और बढ़ाओ तो और वो अलग हो गए, गुण संक्रमण के स्थान अलग हो गए, और पीछे चले जाओ तो उसके स्थान अलग हो गए। एक विशिष्ट पोजीशन पर हम देख रहे हैं। इस प्रकार गुणित कर्मांशिक जीव के काल परिहानी का आश्रय लेकर संक्रम स्थानों की प्ररूपणा समाप्त हुई। काल परिहानी ने हमने स्टार्टिंग कहाँ किया था? क्षपित कर्मांशिक से लेकर 2 छाछर सागर का अंत में अधप्रवृत्तकरण का अंतिम समय, उसी पॉइंट पर गुणित कर्मांशिक को लिया और फिर उसी पॉइंट से पीछे आए 2 छाछर सागर घटाते घटाते, तो 2 छाछर सागर बिल्कुल पूरा ही घटा दिया। मात्र उसने अंतर्मुख में छपड़ा के लिए था, अंतर्मुख में छपड़ा गुणित कर्मांशिक जी, गुणित केवल। तो वहां तक के स्थान हमने देखे, बस इतने ही देखे, सभी नहीं देखे। अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय के लिए, अंतिम समय में इतने स्थान देखे हमने। अब उसी जीव के सत्कर्म का आश्रय लेकर स्थानों की प्ररूपणा करते हैं। अभी सत्कर्म यानी अभी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म, उसके आश्रय से यहाँ प्ररूपणा करेंगे। यथा
कोई एक जीव क्षपित कर्मवशिक लक्षण से आकर असंगी पंचेंद्रियों में और देवों में क्रम से उत्पन्न होकर, जो हमने पहले वाला लिया था ना क्षपित कर्मवशिक वाला, उसकी बात दोबारा उठा रहे हैं, तथा अंतर्मूर्त में सर्व विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के लिए तीनों ही करणों को करता हुआ अधः प्रवृत्त करण को अनंत गुणी विशुद्धि के साथ बिताकर, ये कौन सा जीव लिया है? क्षपित कर्मवशिक आया है, असंगी में गया, देव में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त में क्या कर रहा है? क्षपणा कर रहा है। क्षपणा कैसे करेगा? देव में उत्पन्न हुआ है, अभी औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला है। अच्छा, उसके आगे का समय को प्राप्त करने के लिए 3 करण मान रहा है, उसकी बात चल रही है, इसीलिए मैंने पूछा क्या कर रहा है। यहाँ लिखा है, देखो, तीसरी ने अंतर्मूर्त में सर्व विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के लिए तीनों ही करण, ये अभी सम्यक्त्व उत्पन्न कर रहा है। कौन सा सम्यक्त्व होगा? प्रथम ऑप्शन ये होगा। क्यों? गुणित कर्मवशिक है। गुणित नहीं, क्षपित है। क्षपित क्या है वो? फिर भी एकेंद्रिय में लंबे काल बिता कर आया है, इसलिए अभी उसके जो सत्ता में जो पड़ा था वो तो नष्ट हो गया। अभी नया वो औक्षमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा। सम्यक्त्व को उत्पन्न कर रहा है औक्षमिक सम्यक्त्व, उसके लिए 3 करण मान रहा है। 3 करण तो जहां तहां कहीं कहीं होते हैं, अब ये प्रथमोपशम के लिए 3 करण मान रहा है। अधः प्रवृत्त करण को अनंत गुणी विशुद्धि के साथ बिताकर, अब यहाँ जो अधः प्रवृत्त कर रहा है, यह मिथ्यात्व का संक्रमण है कि नहीं है? नहीं। सम्यक तो प्राप्त होने पर शुरू होगा। अभी तो सत्कर्म कहेंगे हम, यहाँ पर उसका सत्कर्म कितना है उसकी चर्चा कर सकते हैं। संक्रमण तो उसको सम्यक होने पर होगा। तो यहाँ पर अधः प्रवृत्त करण को अनंत गुणी विशुद्धि के साथ बिताकर अपूर्व करण में प्रविष्ट हुआ और वहाँ गुण श्रेणी रचना का आरंभ किया, क्योंकि हम देखते हैं अपूर्व करण से गुण श्रेणी वगैरह सब चालू हो जाते हैं। अभी प्रथमोपशम के काल में गुण संक्रमण नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अभी कहाँ ये अपूर्व करण में है। हाँ। अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, अभी ये इसका संक्रमण भी चालू है। प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से गुण संक्रमण चालू होगा। यहाँ पर मात्र गुण श्रेणी रचना है उसकी। हाँ, होता है कभी। अभी हमने जो दर्शनमुखी क्षपणा देखी, वहाँ तो अधः प्रवृत्तकरण में तो विद्या संक्रमण था और अपूर्वकरण शुरू होते ही गुण संक्रमण चालू हुआ। वैसा यहाँ नहीं हो रहा। शायद अपने पंचलब्धि पुस्तक में भी मैंने लिखा है, यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होता, अन्यत्र 3 करणों में होता है। उसका कारण समझ में है ना? ये मिथ्यात्व, अभी वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का संक्रमण यहाँ पर नहीं है। वहाँ अपूर्वकरण के प्रथम समय में असंख्यात लोकमात्र गुण श्रेणी के कारणभूत परिणाम होते हैं। क्या कहा? देखो, जब अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जीव आया है तो उसके परिणाम कितने हैं? तो असंख्यात लोकमात्र। एक जीव का तो एक परिणाम है। यहाँ तो अनंत जीवों के, अलग अलग जीवों के परिणामों की बात करते हैं। नाना जीवों के नाना काल में इतने परिणाम हो सकते हैं। अपूर्वकरण से अधःकरण से अपूर्वकरण में प्रवेश करता है तो उससे भी असंख्यात लोग गुणे हो जाते हैं। तो पहले समय में इतनी हुई और विशुद्धि इतनी बढ़ी कि उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? गुण श्रेणी। अभी भी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही थी अधःकरण में, परंतु वो परिणाम ऐसे नहीं थे कि गुण श्रेणी करे। अब इतनी विशुद्धि बढ़ी है, उसके कारण गुण श्रेणी होगी। तो वो अलग अलग परिणाम कितने हैं अलग अलग जीवों के? तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी वे होते हैं। अब हम जो पढ़े हैं पहले, अपूर्वकरण के परिणाम चल रहे हैं, तो पहले समय में असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम है, तो हर एक की विशुद्धि द्वितीय समय में बढ़ेगी।
तो यहाँ अपूर्वकरण के प्रथम समय में किसी जीव की जो विशुद्धि मान लेते मैक्सिमम भी है, उसकी कंपैरिजन दूसरे समय में किसी परिणाम के साथ होगी कि नहीं होगी? समानता नहीं होगी। यानी पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम भी दूसरे के जघन्य वाला जो उसे अनंतवा भाग है या इसके अनंत गुणे वो जघन्य है। कहीं पर भी एक एक समय की जो रेंज है वो अलग अलग है, वहाँ उनमें समानता बिल्कुल नहीं है जैसे अधप्रवृत्ति में हो सकती है। यानी सभी परिणाम इतने अनंत गुणे होते हैं, अपने अपने से इतने अनंत गुणे बढ़े कि किसी जीव का एक समय का परिणाम किसी अन्य जीव के दूसरे तीसरे आदि परिणामों के साथ समान बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए इसको अपूर्वकरण कहा। यही बात बता रहे हैं कि द्वितीय आदि समयों में भी वे होते हैं असंख्यात लोक मात्र होते हैं। उनमें प्रथम समय के जघन्य परिणाम से वहाँ उत्कृष्ट परिणाम स्थान अनंत गुना है। प्रथम समय में ही जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुना है तथा प्रथम समय के उत्कृष्ट परिणाम स्थान से दूसरे समय का जघन्य परिणाम स्थान अनंत गुना है। पहले समय में इतनी रेंज है कि उसमें तो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुना होगा ही होगा, परंतु पहले समय का उत्कृष्ट से दूसरे समय का जघन्य भी अनंत गुना होगा और उससे वहीं पर यानी दूसरे समय में उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुना है। दूसरे समय के उत्कृष्ट परिणाम स्थान से तीसरे समय का जघन्य परिणाम स्थान अनंत गुना है। वहीं पर यानी तीसरे ही समय में उत्कृष्ट परिणाम स्थान अनंत गुना है। इस प्रकार अपूर्वकरण का अंतिम समय प्राप्त होने तक अंतर्मुहूर्त काल चला जाता है। यानी अपने से जघन्य से अपना उत्कृष्ट अनंत गुना, उस समय के उत्कृष्ट से नेक्स्ट समय का जघन्य अनंत गुना, एक एक समय के जो जघन्य उत्कृष्ट के बीच में अनंत गुना वाला डिफरेंस, और कोई भी नीचे वाला समय का उत्कृष्ट है उससे ऊपर वाला समय का जघन्य वो अनंत गुण। इसको सर्प की चालवत कहा है। इसके फिगर भी आते हैं ना, वो समय ज्ञान चंद्रिका में हमने देखे थे। यहाँ पर उत्कृष्ट परिणामों के द्वारा ही गुण श्रेणी की रचना करनी चाहिए। हमें यहाँ सत्कर्म बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो गुणश्रेणी रूप सत्कर्म बढ़ाना नहीं है, हम पहले क्षपित कर्मौशिक की बात यहाँ से शुरू करें। सत्कर्म का आश्रय लेकर क्षपित कर्मौशिक की बात, तो मिथ्यात्व में कम अब जो सम्यक तो प्राप्त करेगा उसके पहले ही उसने गुण श्रेणी की ही रचना, और ये रचना की है तो यहाँ गलने वाला है द्रव्य, निकल जाना है, निर्जरा होगी उसकी असंख्यात गुना। अभी सम्यक तो प्राप्त होने के पहले प्रश्न पूछा जाता है, ये मिथ्यात्व की तो निर्जरा हो रही है सम्यक तो प्राप्त होने के पहले। हाँ, होती है। करण परिणाम में जब आया है अपूर्व करण से ही गुण श्रेणी रचना भी होती है, और वो गुण श्रेणी उदयावली में आती है तो उसके गुण श्रेणी निर्जरा भी यहाँ से शुरू होती है। असंख्यात गुणा निर्जरा के जो स्थान कहे हैं वहाँ पहले में पहले वो प्रथमोक्षण सम्यक्त्व की प्राप्ति वाली बात बताई। तो यहाँ उत्कृष्ट परिणामों से क्यों लिया? मैक्सिमम इतने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, जघन्य परिणाम से गुण श्रेणी कम छोटी होगी तो कम माल निकल जाएगा। उत्कृष्ट परिणाम से बहुत ज्यादा होगी तो और ज्यादा निकल जाएगा, तो सत्ता में द्रव्य कम बचेगा। जब कम बचेगा तो कम का संक्रमण होगा। यहाँ हम सत्कर्म के आश्रय से नई बात देख रहे हैं। पहले हमने काल को कम करके देखा था, अब यहाँ कुछ अलग बात बता रहे हैं। पहले हमने ये इसकी चर्चा नहीं की थी, केवल लास्ट में गए थे दो छाछर सागर की बात। उसने भी इसी विधि से सम्यक्त्व तो प्राप्त किया था, परंतु उसको हमने गौण रखा था। और वो दो छाछर सागर के अंत में जब क्षपणा के लिए अधप्रवृत्त किया था
उसकी बात की। अब यहाँ कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैं अभी वो क्षपित कर्मौशिक निकला है, देव में आया है और प्रतिमोक्षम कर रहा है। उस समय अपूर्व करण में आते ही उत्कृष्ट परिणामों के द्वारा गुण श्रेणी कर रहा है। ये बात चल रही है। तो कहते यहाँ पर उत्कृष्ट परिणामों के द्वारा ही गुण श्रेणी की रचना करनी चाहिए। शंका, इस प्रकार किस लिए कराया जाता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा कराए बिना मिथ्यात्व के द्रव्य का जघन्यपना नहीं उत्पन्न हो सकता। यानी उसको गुण श्रेणी के द्वारा जितना द्रव्य वो निकल जाएगा उतना सत्ता का द्रव्य कम हो जाएगा। हमें जघन्य से शुरू करना है, सत्कर्म का आश्रय लेकर यहाँ बात चल रही है। सत्ता वाला कर्म मिनिमम से शुरू करेंगे। इसलिए इस विधि से ने हर समय का उत्कृष्ट ही परिणाम किया उसने। इस विधि से अपूर्वकरण समाप्त कर अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार प्रविष्ट हुए जीव के असंख्यात लोक प्राण हुआ है। प्रमाण चाहिए। कहते हैं ऐसे जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? समान हो गए तो एक एक समय में कितने परिणाम हो गए? एक। कितने जीव? अनंत। तीन काल के जीवों की बात चल रही है, नाना जीवों की बात। अधः प्रवृत्ति में असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस थे, उनमें अपूर्वकरण में आए तो और असंख्यात लोक हो गए। फिर भी जब अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया उसने, तब एक परिणाम, एक समय का एक परिणाम, दूसरे समय का एक परिणाम, तीसरे समय का एक परिणाम, सबका परिणाम समान। यही बात कहते हैं। इस प्रकार प्रविष्ट हुए जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक एक एक ही अनिवृत्ति परिणाम होता है। प्रति समय का परिणाम फिक्स एक ही। इसलिए यहाँ पर गुण श्रेणी के द्वारा बहुत द्रव्य को गलाकर अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो गया। यानी यहाँ पर जो कुछ निकला है सबके लिए समान है। फिर भी अपूर्वकरण से यहाँ की विशुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो उसने एक एक समय में गुण श्रेणी के द्वारा बहुत द्रव्य गलाया तथा अनंतर समय में उपशम समय दृष्टि होकर। अब ये तीन करण के अनंतर समय में औक्षमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। उसी समय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को गुण संक्रम के द्वारा पूर्ता हुआ। यानी भी मिथ्यात्व का संक्रमण शुरू हुआ उसी समय। जिस समय सम्यक्त्व का पहला समय है, उसी समय मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, दो प्रकृति हर समय इसमें वो माल पूरा जा रहा है। अभी कैसे? गुण संक्रमण। पहले समय में जितना हुआ, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, इस तरह से उसमें द्रव्य पूरा जाता है। सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रम के काल के द्वारा। अब ये गुण संक्रम काल भी छोटा बड़ा होता तो अंतर्मूर्त है, तो यहाँ बड़े से बड़ा अंतर्मूर्त लिया। क्यों? उतना ही असंख्यात गुना और अधिक समय तक बढ़ेगा। और सबसे जघन्य गुण संक्रम के भागार द्वारा। भागार जितना छोटा उतना संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा, यानी उसका काल बढ़ा लिया तो उत्कृष्ट बराबर करना। ये उपशम का काल है, वो समान है सभी जीव में। जो मिथ्या जो साधन में नहीं जाएगा होगा। और उपशम का काल है, उससे भी छोटा गुण संक्रमण का काल है। गुण संक्रमण का बहुत छोटा है, विद्या संक्रमण का बड़ा काल है। हाँ, अलग अलग एक जैसा नहीं है, क्योंकि विशुद्धि अलग अलग है। औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीवों की वहां पर 90 अनिवृत्तिकरण में तो समान हो गए उसके, फिर भी यहाँ आगे चलकर उसके गुण संक्रमण भागार हर एक जीव के लिए अलग अलग है। ऐसा यहाँ पर
मिथ्यात्व के द्रव्य को जघन्य करने के लिए कहना चाहिए। पहले ये बात नहीं बताई थी, परंतु ये उसमें इंक्लूडेड था। हमने डायरेक्ट दर्शनमुखी क्षपणा पर गए थे वहाँ पर, पर यहाँ उसने सत्कर्म जघन्य करके वो आया था जीव, अन्यथा वह जघन्य नहीं किया जा सकता। पुनः इस विधि से गुण संक्रम के काल को बिताकर एक अंतर्मुहूर्त उसने गुण संक्रमण किया, मिथ्यात्व का द्रव्य और घट गया। क्यों? सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हुआ। विद्यात संक्रम में गिरकर क्यों कहा? गुण संक्रमण से विद्यात संक्रमण, गुण संक्रमण था, उससे असंख्यात भाग प्रमाण विद्यात संक्रमण हो रहा है, इसलिए उसमें गिरकर कहा। तो यहाँ पे विशुद्धि कम हो जाएगी। हाँ, ये जो स्टीप राइज था वो गुणित 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 वो अभी नहीं रहा। अंतर्मूर्त काल के द्वारा वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। अंतर्मूर्त तक विद्या संक्रमण किया और फिर वेदक में गए। फिर 66 सागर काल तक परिभ्रमण करके अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर दर्शनमुखी क्षपणा के लिए उद्यत होकर एक बार ही 66 लिखा, ऊपर बेछावटी लिखा है। देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं लाइन में देखो, गुण संकम कालम बोलिय विज्ञात संकमे पड़िय अंतोमुत्तने वेदय सम्मम पड़िवन्नो बेछावटी सागरोमणि परिभ्रमीय 266 सागर। वही मैं बोल रही थी, 166 क्यों छोड़ दिया, 2 लिख दिए मैंने। 266 सागर काल तक उसके लिए रेफरेंस है ऊपर का। हाँ, दो 66 सागर काल तक परिभ्रमण करके अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर दर्शनमुखी क्षपणा के लिए उद्यत होकर अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में अब उसका वो S1 यानी S1 वाला द्रव्य बना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस लागू होती है वो सब बता के आए। तब से प्रथमोपशम जब किया था तभी से उसने मैक्सिमम गलाया है, और उसके बाद तब 266 के बाद सागर के बाद उसका जघन्य हुआ है। तो अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य परिणाम के कारणभूत विद्या संक्रम के द्वारा, एक संक्रमण भी हमने देखा था, है तो विद्या संक्रमण, परंतु परिणाम स्थान हमने जवन जटु जथरी देखे थे। तो जवन के कारण जो होता है विद्या संक्रमण, संक्रमण करता हुआ जघन्य परिणाम के कारणभूत विद्या संक्रम के द्वारा संक्रम करता हुआ जघन्य संक्रम स्थान का स्वामी होता है। ये जघन्य परिणाम यानी जवन हमने देखा था, और जघन्य संक्रम स्थान यानी X1 देखा था, पहली पारिपाटी का पहला स्थान। तो यहाँ पे जो ये अधः प्रवृत्तकरण में जो स्थान बताया वहाँ पे उत्कृष्ट शुद्धि के साथ नहीं बताया, अपूर्वकरण से उत्कृष्ट शुद्धि वाला स्थान लिया, क्योंकि वहाँ पे गुण श्रेणी कहाँ पर अधः प्रवृत्त पहली बार जो सम्यक प्रथमोपशम किया तभी। हाँ, तो क्या तभी उससे अधः प्रवृत्तकरण का जो परिणाम स्थान जो असंख्यात लोकक्रम में बताया वहाँ पे उत्कृष्ट स्थान नहीं लिया, वहाँ पे कोई भी स्थान लिया, और हाँ। अपूर्वकरण से उत्कृष्ट श्रुति वाला स्थान लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि गुण श्रेणी रूप गुण श्रेणी कहाँ से शुरू हुई? अपूर्वकरण। तो पहले से कुछ कहने से कुछ था नहीं वहाँ पर, पहला कुछ संक्रमण भी था नहीं और अन्य भी कुछ नहीं था। अधः प्रवृत्त में क्या हुआ था, बस उसकी विशुद्धि बढ़ रही थी, उसके कारण परमाणुओं की संख्या में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था। ख्याल में आती है बात। और उसमें बाकी जो क्षपित कर्मोषिक के लक्षण लगाने वो लगा लो, वहाँ बांध रहा तो जघन्य योग कर लो, जघन्य योग। परंतु उसकी चर्चा नहीं, या परिणामों की चर्चा ले। तो
कहते जघन्य संक्रम स्थान का स्वामी होता है, यानी X1 वाला स्वामी जो हमने पहले देखा था वही। अब इस स्थान से लेकर यहाँ का द्रव्य उत्कृष्ट होने तक असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान पूर्व विधि से उत्पन्न करके ग्रहण करने चाहिए। यानी अभी क्या करना, वो 2 शास्त्र सागर उल्टा घुमाओगे। काल परिहारी से वो सभी काल परिहानि तो हुई है, अब पहले से अधिक द्रव्य लेके आएगा तो उसकी बात तो अलग होगी। गणित करवाओ। हाँ हाँ, पुनरुक्त होगी कुछ, इसीलिए एक की बात चल रही है, इसको काल परिहानि। देखो अनंतर, ये तो पैराग्राफ समझ में है ना, ये तो प्रथम उपशम सम्यक की विधि बताई और किस विधि से उसने घटाया। संपूर्ण 2 छासर सागर काल तक सत्कर्म के उतारने पर जो अन्य एक गुणित कर्मांशिक जीव 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट करता हुआ वहां पर एक गोपुच्छा मात्र द्रव्य को एक समय तक अपकर्षण के द्वारा विनाश को प्राप्त हुए द्रव्य को, यानी क्या क्या उसमें ज्यादा रखना है, एक समय प्रबद्ध, एक गोपुच्छा वाला द्रव्य, और एक समय जो अपकर्षण के द्वारा जो विनाश को प्राप्त होता है वो द्रव्य, तथा एक समय तक विद्या संक्रम द्रव्य को कम करके आया। और यानी उसने कितना कम किया, सत्कर्म के आश्रय से ले रहे हैं। पहले वाले हमने काल परिहानि की बात की, काल परिहानि के द्वारा क्या देखा था, 2 छासर सागर में एक समय कम देखा था, तो एक समय कम हुआ तो उसमें कितना बचा उसके पास, एक समय प्रबल, तो एक गलने वाली गोपुच्छा नहीं गली, अपकर्षण के द्वारा नष्ट होने वाला द्रव्य नहीं नष्ट हुआ, और अंतिम समय का जो विद्या संक्रमण होने वाला था वो नहीं हुआ, इतना द्रव्य उसके पास एक्स्ट्रा बचा। हाँ। बराबर। अब कहेंगे इतना सत्कर्म बढ़ा ना, हाँ। अब इसकी वैल्यू वो यहाँ बंधने के समय ही कर रहे हैं। देखो अनंतर संपूर्ण 2 छासर सागर, फिर पढ़े में काल तक सत्कर्म के उतारने पर जो अन्य एक गुणित कर्मांशिक जीव, पहले यहाँ हमने गुणित कर्मांशिक कर ले गए, मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट करता हुआ, अभी यहाँ द्रव्य को उत्कृष्ट कर रहा है। कितना किया, एक गोपुच्छा मात्र द्रव्य, एक समय तक अपकर्षण के द्वारा विनाश को प्राप्त होने वाला द्रव्य, और एक समय तक विद्या संक्रम द्रव्य को कम करके आया। इतना उसने ऑलरेडी कम किया, वो कम करके ये जीव यहाँ पर आया, और असंगी पंचेंद्रियों तथा देवों में क्रम से उत्पन्न होकर सम्यक की प्राप्ति के साथ 2 छासर सागर काल तक परिभ्रमण कर द्विचरम समय में अधः प्रवृत्तकरण होकर स्थित हुआ, वह पहले के जीव के समान है। पहले ही कम करके आया और अभी सेकंड लास्ट समय में स्थित है। पहले हमने ये लिया था गुणित कर्मौशिक आया और एक समय कम में स्थित है, अभी पहले से कम करके आया है तो द्विचरण समय में स्थित है। वहाँ बढ़ गए और यहाँ उसने कम बांधा था, दोनों समान हुए। अब इसे ग्रहण कर इसके द्वारा कम किए गए द्रव्य में जितने सत्कर्म प्रक्षेप संभव है, क्या कहते हैं, जितना उसने घटाया उसमें कितने सत्कर्म प्रक्षेप होते हैं, कम घटाया ना उसने तो उतना उसका द्रव्य बढ़ गया, तो उसमें कितने स्थान प्राप्त होंगे, कितनी परिपाटियां होगी, तो जितना द्रव्य उसने कम बांधा था या अधिक यानी कम खिपाया था उतने सत्कर्म और बढ़ेंगे। तो कितने जितने सत्कर्म प्रक्षेप संभव है उतनी आगे की पृथ्वी जो विद्या संक्रमण की बात की है वहाँ पे तो मिथ्या दृष्टि में तो संक्रमण होगा ही नहीं। ये अधः प्रवृत्त कर्ण के अंतिम समय का विद्या संक्रमण है।
वहाँ जितना नष्ट हो जाता उतना उसने पहले कम बांधा है। मिथ्या दृष्टि जीव ने इतना कम बांधा। हाँ, जब नरक से निकला था गुणित कर्मौशिक, हाँ। उसकी बात चल रही है। उतनी संक्रमशान परिपाटियां उत्पन्न करनी चाहिए। यहाँ पर सत्कर्म प्रक्षेप की वृद्धि के विधान को जानकर करना चाहिए। पहले हमने जो देखा था, सत्कर्म प्रक्षेप में वृद्धि करते करते कितने स्थान हो गए। इस प्रकार इस विधि से संधियों को जानकर यानी दो जीव समान लेके, एक कम बांध के आया था या वो उसके समय घटा दो। हाँ, इस प्रकार, हाँ, इस विधि से संधियों को जानकर 266 सागर के प्रारंभ की बात है, वेदक समय दृष्टि के एक आवली काल के होने तक उतारना चाहिए। यानी वेदक समय दृष्टि होकर एक आवली हो गई, उतना नीचे लाना। उससे नीचे उतारने पर मिथ्यात्व का गोपुच्छ द्रव्य नहीं है। इसलिए विद्या संक्रमण प्रमाण द्रव्य से न्यून कर आकर क्या कहना चाहते हैं, वेदक समय दृष्टि का एक आवली रखना वहां पर, उसके पीछे मिथ्यात्व का गोपुच्छ नहीं, उसका अर्थ क्या है? उसके पहले औक्षमिक सम्यक तो था और सारा द्रव्य उपशमित होकर पड़ा है। उपशम काल पूरा होने पर क्या होता है, हर एक की रचना होती है, अंतर काल में नीचे आते द्रव्य। हाँ। और वहाँ निषेक रचना होती है, परंतु निषेक रचना होगी और वो तो सम्यक प्रकृति का उदय चलेगा, तो उदय रूप तो गोपुच्छा होगी वहाँ पर मिथ्यात्व की आवली काल तक वहाँ कोई गोपुच्छा नहीं होगी। अभी उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, परंतु आवली काल तक वहाँ गोपुच्छा नहीं होगी उसकी। वो पहले भी देखा। हाँ, यहाँ क्या लिखते हैं, कहाँ तक लाना? 266 घटाते वेदक समय तो प्राप्त होकर एक आवली काल तक लाना। इसलिए विद्या संक्रम प्रमाण द्रव्य से न्यून कर आकर अनंतर अधस्तन समय में स्थित हुए जीव के द्वारा पहले के द्रव्य को समान कर उस कम किए गए द्रव्य को फिर भी बढ़ाकर उपशम सम्यक्त्व काल के संख्यात बहुभाग उतार कर विद्या संक्रम के प्रथम समय के प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। उल्टा ले जाते तो द्रव्य वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना कम किया है उसको। अब इससे नीचे उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि यहीं पर विद्या संक्रम समाप्त हो गया ना, वो उसका पहला समय है, स्टार्टिंग वाला। गुण संक्रम से जब विद्यार्थ में आया था वहां तक हम उल्टे क्रम से लाए उसको। इससे नीचे गुण संक्रम का विषय है, इसलिए इसके सदृश करने का कोई उपाय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, पहले विद्या संक्रम में तो एक एक समय घटा दो तो यहाँ उसकी सदृशता हो सकती है। गुण संक्रमण में ऐसी सदृशता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकदम असंख्यात गुणा का डिफरेंस हो जाता है। वहाँ तो छोटा भागार्थ यानी छोटा प्रमाण था उसका, तो सदृशता हो सकती थी अन्य जीवों की, यानी या तो काल कम करो या तो कम बांधो, इस तरह से उसकी सदृशता हो सकती थी। गुण संक्रम के काल में वैसी सदृशता नहीं होगी, एक समय पीछे लाओ तो वो असंख्यात गुणा का डिफरेंस हो जाएगा। इस प्रकार गुणित कर्मौचिक जीव के सत्कर्म का आश्रय कर स्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। पहले जो हमने स्थान देखे थे वैसे यहाँ पर देखना है। वहाँ काल परिहानि की बात की थी और यहाँ वो सत्कर्म स्थान की अपेक्षा बातें की, क्योंकि उसका उतना सत्कर्म वहाँ पर अधिक रहा। हाँ, उसके आगे, क्योंकि हमने वो प्रथम उपशम समय के काल में उसको पीछे पीछे लाया। यह देखा ना, यहाँ क्या लिखा था, सत्कर्म स्थान का आश्रय लेकर। पहले हमने कैसा आश्रय लिया था, उसके पहले वाला हेडिंग देखो। ये जो हमने देखा ना 454 पर, उसी जीव के सत्कर्म आश्रय लेकर स्थानों की प्ररूपणा की।
और पहले हमने देखा था, देखो, हाँ कहाँ मिला, काल परिहानी के द्वारा हम देखा था ना। काल परिहानी 450 742 वाला पॉइंट। हाँ देखो, अंतिम विकल्प से संबंध रखने वाले वगैरह वगैरह। तो काल को उतारकर, दो छाछर सागर के सब काल को उतारकर गुणित कर्मवशिक जीव के काल परिहानी से स्थान प्ररूपणा को बताते हैं, और यहाँ पर सत्कर्म का आश्रय लेकर बताते हैं। बात वही की वही है, यहाँ सत्कर्म कितना होता है उसकी बात थी, और वहाँ काल बताया। दोनों जीवों में संधि होती है, समान होते हैं वो, काल के द्वारा घटाएंगे तो वहाँ उतना द्रव्य कम छिपाया उसने, और यहाँ पर उल्टा ले लेना उसको। अब यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो। अश्विन नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्राणम नमो लोहे सत्वसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो